बुनियादी जो चीज़ें होती हैं जो आपको हर उसमें फॉलो करनी होगी, चाहे वो ये BS का सबसे पहला आप लिखने वाले हैं इसमें, चाहे आगे चल के MPhil में लिखेंगे, चाहे आप उसको PhD में। इसके जो है देखिए मुख्तलिफ, इसको जब आप देखते हैं सबसे पहले आपका टाइटल का पेज होता है जिसमें जो भी आपका टॉपिक होता है आप वो लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपने डिपार्टमेंट के बारे में लिखते हैं, किस डिपार्टमेंट। ठीक है, ये बात के पेजेस जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, इसमें आप किसी को डेली, जैसे इसमें हम आमतौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं या आपको जो भी यहाँ लिखना हो, उसके बाद फिर आप इस पेज को, इसके सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, ये तो सब ऑफिशियल हैं जो कि आप देख के इससे बना लेंगे। एक्नॉलेजमेंट का पेज है, डेडिकेशन का पेज है कि जो आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो ये पेज लगा लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट में जिसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उसका पेज लगा लेते हैं। यहाँ तक तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इनमें से चंद चीज़ें छोड़ के बाकी सबकी सब ऑप्शनल होती हैं। हेलो जी, हाँ बोलो बोलो इस पे। हाँ बोलो। बात ना आपका ये शुरू होता है जो असल काम के पेजेस है ना। अब ये तो इसका वो है, लिस्ट है जो भी आपका कंटेंट, जो जो आप काम करते हैं ना, जैसे इंडेक्स बोलते थे ना हम लोग, ये इंडेक्स है, ये सबसे आखिर में बनता है। हाँ, जो सब कुछ जब काम आपका हो जाएगा ना ये उसके बाद बनाना। समरी सबसे आखिर में लिखेंगे, जब आपका सब काम हो जाएगा तो आप उसकी समरी लिखेंगे। ये एक पेज की आमतौर पे 1.5 पेज की समरी होती है, शॉर्ट करके लिखें, यानी कि जो कुछ आपने टोटल काम किया होता है ना उसको समराइज़ करना होता है। और समराइज़ ऐसे करना होता है कि इसको कोई ऐसा शख्स भी पढ़े जो माइक्रोबायोलॉजी का या साइंटिफिक नॉलेज ना भी रखता हो तो वो इसमें से समझ सके, इसका मकसद समझ सके कि जो आपने काम किया है वो क्या काम किया है। समरी लिखना या एब्स्ट्रैक्ट लिखना इस तरह की चीज़ होती है कि आपके पूरे काम को वो चंद अल्फाज के अंदर, पूरे 1.5 पेज के अंदर सारी सब चीज़ों को समराइज़ करें। ये आपका समरी का पेज होता है, ये सबसे आखिर में लिखेंगे, अभी नहीं लिखना। अब ये होता है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन को, इसके अलावा एक और चीज़ भी होती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी मकसद इस पेजेस का ये होता है कि जो काम भी आप करने वाले हैं उसकी तमहीद बांधेंगे आप, उसका बैकग्राउंड देंगे आप कि ये काम आपने क्यों सोचा करने का। आप कुछ और भी तो सोच सकते थे, आपने यही काम करने के बारे में क्यों सोचा है। तो उसके लिए आपको एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा था दुनिया के अंदर, फला जगह ये हो रहा था, फला जगह इसकी वजह से ये हो रहा था, तो हमने सोचा कि हम ये काम करें, शायद इसके कोई रिज़ल्ट जो है वो दुनिया को बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ जो है ये इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बाद में बताऊँगी, अभी पहले मैं इसको आगे से पैसे ही लेके चलता हूँ। ये सारे पेजेस जो हैं ये इंट्रोडक्शन के हैं। इसके साथ साथ इसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं। इसका मतलब भी ये होता है कि अपना जो काम हमने सोचा है उससे रिलेटेड जो जो काम दुनिया में अब तक हो चुका है उससे रिलेटेड हम हवाला जात निकालें, रेफरेंसेस निकालें पेपर्स में से, और हम इसका बैकग्राउंड बना के बताते जाएं कि जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम काम कर रहे हैं उनके पपाया वाले प्लांट के ऊपर, तो पपाया के ऊपर इससे पहले जो जो काम हो चुके हैं उसके रेफरेंसेस भी इसमें दें कि पपाया के ऊपर अब से पहले फ़लाँ जगह अमेरिका में ये काम हुआ था और इसमें इसकी ये एक्टिविटी आई थी, ब्राज़ील में हुआ था तो ये एक्टिविटी आई थी, इंडिया में हुआ था तो ये आई थी। ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन या रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर आती हैं, जिसके अंदर मकसद ये होता है हम उसका एक बैकग्राउंड बना रहे हैं, अपने काम करने की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने ये काम करने के बारे में क्यों सोचा है। ये सब कुछ बताने के बाद फिर हमारे पास एक पेज आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हम चंद लाइनों के अंदर ये बताते हैं कि ये सब कुछ देखते हुए हमने अपनी स्टडी को क्या डिज़ाइन किया है, हमारे स्टडी के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो इस बच्चे का प्रोजेक्ट था ये था एंटी कैंडिडल पोटेंशियल ऑफ बैसिलस स्पीशीज, यानी कि बैसिलस, आपको पता है बैसिलस ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, इसको लेके इसके एक्सट्रैक्ट को या इसका जो कहना चाहिए मेटाबोलाइट्स थे उनको हमने चेक किया था कैंडिडा के अगेंस्ट कि वो कैंडिडा को इनहिबिट करते हैं, उसको किल करते हैं या नहीं करते हैं। ये चीज़ हमने इस थीसिस के अंदर चेक की। अब ये बहुत वास्ट टॉपिक है, अब इसमें कौन से बैसिलस होंगे, कौन से कैंडिडा की स्पीशीज़ होंगी, ये टॉपिक से नहीं पता चल रहा। ये चीज़ किससे पता चल रही है? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि हमने इसको इस तरह से स्टार्ट किया। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, ये आपके अपने ऊपर है आप किस तरह स्टार्ट करेंगे अपनी बात को बताने के लिए। हमने इसमें इस बात को इस तरह इंपॉर्टेंस बताई कि फंजाई जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मौजूद है,
उसकी वजह से होने वाले इन्फेक्शंस पहले इतने नहीं थे, अब बढ़ रहे हैं। बढ़ने की वजूहत मुख्तलिफ हैं, इम्यूनोसप्रेशन बहुत बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं। फिर फंगल इन्फेक्शंस के बारे में कुछ 2-4 वो दे दी कि दुनिया में इतने इन्फेक्शन फंगस की वजह से हो रहे हैं और बड़े लीथल हैं और फलाएँ, मतलब डराना है लोगों को कि हम बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं ना। उसके बाद फिर हमने कैंडिडा की इंपॉर्टेंस बताना शुरू की कि हम इम्पॉर्टेंट या वर्सटाइल टाइप ऑफ फंजाई। अब हमारी सारी जो है ना फंगस को छोड़ के सिर्फ एक कैंडिडा के ऊपर बात आती है। अब हम कैंडिडा के बारे में बताना शुरू कर देंगे कि कैंडिडा जो है वो पूरी दुनिया में इस तरह के इन्फेक्शंस कॉज कर रहा है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मौजूद है या बढ़ रही है रेजिस्टेंस। मकसद ये होता है कि आपने उससे पहले अपने काम शुरू करने से पहले ये बताना है कि ये चीज़ें बड़ी दुनिया में हो रही हैं और इसकी इम्पोर्टेंस ये है, ठीक है। जब ये बता लिया आपने, अब आपने बताया कि फंगस जो है या कैंडिडा जो है इसके खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा रही हैं, एंटी फंगल ड्रग्स जो यूज़ की जा रही हैं वो चंदे की हैं, बहुत कम है, और जो हैं उनमें भी रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि कुछ साल के बाद जब ये बिल्कुल रेजिस्टेंस आ जाएगी तो हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो हमें चाहिए कि पहले से इससे बचाव के तरीके सोचना शुरू करें। तो इसका एक जो बेहतर तरीका वो ये है कि हम कोई ऐसी पेप्टाइड्स या ऐसी प्रोटीन्स यूज़ करें जो कि नेचुरल, ताकि उससे कम साइड इफ़ेक्ट आए। तो इसका एक तरीका ये भी है कि हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बने हुए मेटाबोलाइट्स को यूज़ करें, ठीक है ना। तो उसमें से हमने एक मेटाबोलाइट बैसिलस का सिलेक्ट किया। इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे और मज़ीद रेफरेंस दिए हैं कि इसके अलावा आपसे पहले लोगों ने कैंडिडा के अगेंस्ट और हो सकता है किसी और बैक्टीरिया के मेटाबोलाइट्स को यूज़ किया हो, उसका रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़लाँ ने ये किया था, फ़लाँ के पास इसके अच्छे रिज़ल्ट आए थे। लेकिन हमने जो अपनी स्टडी डिज़ाइन की है, इस सब को देखते हुए हमने क्या किया है कि कैंडिडा के अगेंस्ट हमने सोचा है कि हम बैसिलस को कलेक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे मुख्तलिफ सोर्सेज से, और फिर उस बैसिलस की एक्टिविटी चेक करेंगे कैंडिडा की मुख्तलिफ स्पीशीज़ के अंदर, और जिसकी स्पीशीज़ की अगर फ़र्ज़ कीजिए अच्छी एक्टिविटी आ जाएगी तो फिर हम उस मेटाबोलाइट को जो ये सब कुछ कर रहा होगा, क्योंकि वो तो हमें नहीं पता ना कि उसमें क्या है, उसको हम पार्शियली प्योरीफाइड करेंगे। यानी कि इसका जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो इस तरह से लिखा गया है कि द स्टडी वॉज एम टू इन्वेस्टिगेट द एंटी कैंडिडल एक्टिविटी ऑफ isolated bacillus species collected from different sources. For this purpose, following objectives were considered. Number 1, collection of potent bacillus species from different sources, यानी सॉइल से भी लिया हमने, क्लिनिकल सोर्सेज से भी लिए, वाटर से भी लिए, यहाँ से पहले मुख्तलिफ जगहों से बैसिलस कलेक्ट। फिर उसके बाद हमने उसको आइडेंटिफाई किया स्पीशी लेवल तक। फिर हमने उसकी स्क्रीनिंग की कि जितने बैसिलस लिए थे इनकी स्क्रीनिंग की अगेंस्ट एंड कैंडिडा, ताकि हमें पता चले कि इनमें से कौन कौन सा बैसिलस है जो कैंडिडा के अगेंस्ट एक्टिविटी दे रहा है। फिर हमने जिन्होंने अच्छी एक्टिविटी दी सबसे ज़्यादा, उसको हमने पार्शियली प्योरीफाइड किया, ठीक है। इसका मेथड होता है जिसके ज़रिए हम इसको पार्शियल प्योरीफिकेशन करते हैं, और अगर आगे का कोई काम आपने करना होता है तो हम इसको फुल प्योरीफाइड करते हैं, कंप्लीट प्योरीफिकेशन करते हैं, इसकी प्योरीफिकेशन करते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट फिज़िकल फैक्टर्स का और केमिकल फैक्टर्स का इफ़ेक्ट देखा इस एक्टिविटी के ऊपर, कि मुख्तलिफ फ़िज़िकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, pH, ये सब इस एक्टिविटी पे क्या असर है। तो ये सारी चीज़ें हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में लिखा कि हमने ये इंपॉर्टेंट काम है जो इस पूरे इस बैकग्राउंड को देखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया इसका ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर एक पोर्शन इसका शुरू होता है, तीसरा पोर्शन थीसिस का होता है, यानी आप इस तरह देखें, पहला इंट्रोडक्शन के अंदर ही आमतौर पे ये ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, इसी के एंड के ऊपर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, इसका नंबर अलग से नहीं दिया। नंबर 2 पे आता है मटेरियल्स एंड मेथड्स, ठीक है। मटेरियल्स एंड मेथड्स का मतलब होता है जो आपने काम किया है उसके तमाम स्टेप्स इस तरह से लिखिए कि अगर कोई शख्स चाहे कि वो उसको रिपीट करे तो वो उसको देख के रिपीट कर सके। मतलब हमारी एक नज़रिया ये होता है कि हम जो काम करें उसको ऐसे छुपा के काम करें कि वो दूसरा उसको ना कर सके, लेकिन साइंस ये कहती है कि आप जो काम करें उसको इस तरह से पब्लिश करें कि उसके रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी कोई दूसरा चाहे तो उस एक्सपेरिमेंट को आसानी के साथ दोबारा खुद करके देख सके। तो ये जो मटेरियल मेथड की जो शर्त है वो ये है कि आप इसके अंदर जो भी सारे स्टेप्स जो आपने काम किया था उसके सारे स्टेप्स इतनी डिटेल में लिखें, इतना अच्छा करके लिखें,
इवन अगर आपने कोई मीडिया भी यूज़ किया है तो उसकी मेक लिखें कि वो कहाँ का बना हुआ था, वो ऑक्साइड का था, ऑक्साइड यूके का था या जर्मनी का था या फिनलैंड, जहाँ का भी था आप वो लिखें, ताकि उसको ये पता रहे जो भी पढ़े कि ये चीज़ यहाँ की इस्तेमाल हुई थी। अगर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास किसी और डिफरेंट जगह की है, तो हो सकता है रिजल्ट फ़र्क आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें डिटेल सारी की सारी, ये पोर्शन जो है पूरा का पूरा आपका मटेरियल्स एंड मेथड कहलाता है। इसमें जितना भी आपने काम किया होता है वो स्टेप बाय स्टेप आप सब इसके अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। ये पूरा लिख लिया। इसके बाद अब चीज़ शुरू होती है आपके रिजल्ट। जब आप ये एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे होंगे अपने, उसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो रिज़ल्ट आप यहाँ पे 1 बाय 1 पहले टेक्स्ट में लिखते जाएंगे, और साथ साथ बल्कि सबसे पहले होता है टेबल्स बना लेने चाहिए, क्योंकि उससे आपको आसानी लगती है। जो आप आमतौर पे जो कर रहे होते हैं टेबल्स बना रहे होते हैं, हर चीज़ का टेबल बना रहे होते हैं। फिर उस टेबल को देखते हुए आप अपने रिजल्ट्स को टेक्स्ट में लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने आइसोलेशन ऑफ बैसिलस स्पीशीज़ फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो आपने टेबल बनाया कि ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जो आपने बैसिलस की मुख्तलिफ सोर्सेज से आइसोलेट की थी, ये इनके नंबर हैं, ये सारा आपने इनका टेबल बना दिया। इसको आपने टेक्स्ट में लिख दिया कि आपने सैंपल किस तरह कलेक्ट किया। इसके बाद आपने इसकी स्क्रीनिंग की है। अच्छा, इसमें आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है, आपने आइडेंटिफिकेशन की है तो यहाँ पे आप एक टेबल आइडेंटिफिकेशन का लगा सकते हैं कि बैसिलस को आपने किन बुनियादों पर आइडेंटिफाई किया है, ये इन्होंने यहाँ पे लगाया है। देखें, बैसिलस की जो स्पीशीज़ हैं जिस तरह से आइडेंटिफाई की गई थी, पूरी स्कीम बताई है कि ये टेस्ट लगा के हमने बैसिलस की स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया। ये इनके रिजल्ट्स में जो ब्लड एगर पे ग्रोथ आई, जो न्यूट्रिएंट एगर पे आई, जो माइक्रोस्कोपी में आई, जो कैटलेस का टेस्ट आया है, जो भी टेस्ट आया, ये सारे इन्होंने इसकी अपने रिजल्ट्स में दे दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने स्क्रीनिंग की है। अच्छा, इन्होंने जितनी जो खास बैसिलस की स्पीशीज़ थी जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, इन्होंने उन सब के रिजल्ट्स लिखे हैं, उन सब की पिक्चर्स भी लगाई हैं, उनके सारे रिजल्ट्स लगाए। इसके बाद इन्होंने एंटी कैंडिडल एक्टिविटी जो उन्होंने दी थी तमाम मुख्तलिफ जो बैसिलस की स्पीशीज़ थी उनके लगाए हैं और उनके रिजल्ट्स लगाए हैं। देख रहे हैं ना, जोन नज़र आ रहा है। ये अच्छी प्लेट नहीं है क्योंकि इसमें कंटामिनेशन नज़र आ रही है, लेकिन बहरहाल इन्होंने लगाई है, बताया है कि इसके रिजल्ट्स आए हैं, ठीक। ये सारे के सारे इनके रिजल्ट्स हो गए। इसके बाद इन्होंने पार्शल अगर प्योरीफिकेशन की होगी तो उसके बारे में भी लिखा होगा कहीं पे। ये इन्होंने इसकी कैरेक्टराइजेशन की है कि अगर इसको जो भी ऑर्गेनिज्म का जो हम एक्टिव आ रहा है उसमें से सबसे अच्छा एक्टिव लेके अगर हम उसको लो टेम्परेचर पे रखें तो क्या उसकी एक्टिविटी रिटेन रहती है, अगर हाई टेम्परेचर पे रखें मुख्तलिफ तो क्या उसकी एक्टिविटी वैसी रहेगी या कम ज़्यादा हो जाएगी। इसमें देखिए कुछ टेम्परेचर पे वो एक्टिविटी वैसी ही रही है और कुछ के ऊपर वो ख़त्म हो गई। इसी तरह से डिफरेंट pH वैल्यूज़ को देखा है। तो मकसद बताने का ये है कि जो भी आपके रिज़ल्ट आ रहे हैं वो टेबुलर फॉर्म में आपने दिए और साथ साथ उसको टेक्स्ट की फॉर्म में समराइज़ करके, एक एक को नहीं लिखा जाता कि ये 40 पे ये आया, 60 पे ये आया। टेबल में सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर आपने इसको मुख्तसर करके भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप हवाला देते जाएंगे कि ये इस टेबल में दिया हुआ है। टेबल 3.1 तो ये बता रहा है कि यहाँ पे टेबल 3.1 के अंदर ये जो बात की जा रही है ये यहाँ पे शो की। फिगर 3.2 तो यहाँ पे जो फिगर के अंदर चीज़ शो की गई है वो यहाँ पे लिखी, ठीक है। ये तो उस वक्त काम करना है जब आपके सारे रिजल्ट्स हो जाएंगे, लेकिन अभी से मैं जो आपको कहती हूँ वो कहती हूँ अपने अपने टेबल्स को बनाना शुरू करें, क्योंकि जब आखिर में आपको जब लिखना होगा आपके टेबल सही बने हुए होंगे, आप आराम से उसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये सारा काम हो जाता है फिर आता है ये डिस्कशन का पोर्शन। ये मैं भी आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी, सिर्फ मैं भी इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। डिस्कशन का मकसद ये होता है कि जो भी आपके रिज़ल्ट्स आए हैं उनको आप पिछले गुज़िश्ता होने वाली रिसर्च जो आपसे पहले लोगों ने की हुई है उसके रेफरेंस से आप कंपेयर करते हुए उसको बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास किसी बैसिलस की बहुत अच्छी एक्टिविटी आ गई है कैंडिडा के अगेंस्ट, तो आप ये बताएं कि जो मेरे पास बैसिलस की एक्टिविटी आई है इस कैंडिडा स्पीशी के ख़िलाफ़ इस जैसा पहले भी रिकॉर्ड हुआ था या रिपोर्ट हुआ था, या फिर अगर आपके पास ऐसी एक्टिविटी आ गई और पहले कहीं रिपोर्ट नहीं हुई, आपने लिटरेचर सर्वे किया और आपको नहीं मिली, तो फिर आप बड़े फ़ख्रिया तौर पर उस पर लिखेंगे कि इस जैसा काम जो है वो पहले अब तक इस ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट किया जा रहा है कि हमारा ये जो बैसिलस स्पीशी है वो कैंडिडा की इतनी स्पीशीज़ या फलां स्पीशी के ख़िलाफ़
बहुत अच्छी पोटेंशियल रखता है और बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रहा है। अच्छा, इसमें का सारा काम होता है रेफरेंसेस का, कि आपने जितने पेपर्स पढ़े हुए होंगे आप उनके रेफरेंस हवाला दे दे के आप बात करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हवाओं में तीर चला रहे हैं कि जी हमने जो ये काम किया है वो तो बिल्कुल अपने नौयत का पहला काम है। इस बात के लिए आपको हवाला देना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, वरना कोई भी उठा के, आजकल तो सबसे आसान है कि नेट के ऊपर डाले और 10 लाख पेपर निकल के आ जाते हैं, तो आपकी बात फ़ौरन ख़राब हो जाएगी। तो आपने अच्छी तरह से पेपर सर्च करने हैं, देखना है कि उस जैसा कोई काम नहीं होगा, फिर इतना बड़ा आप कमेंट लिखिएगा। हर चीज़ पे बच्चों को बहुत शौक होता है ये लिखने का कि ये बड़ा नोबल काम है हमारा और ये इसके अंदर जो है वो इसके अंदर हमने किया है। तो ये चीज़ डिस्कशन कहलाती है। ये सबसे हम इसको एंड में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर समरी लिखनी होती है जो मैंने शुरू में पेज दिखाया था। इसके बाद ये आखिर में एक चीज़ है रेफरेंसेस। ये जो चीज़ ये पेज लगा हुआ है ना, बिब्लियोग्राफी भी इसको कहते हैं और रेफरेंसेस भी कहते हैं। ये वो चीज़ है जो हम जहाँ जहाँ इंट्रोडक्शन में जिस जिस जगह से जिस पेपर से जो चीज़ लेके लिख रहे होंगे उसका हवाला जो हम यहाँ दे रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल जो भी स्टेटमेंट यहाँ लिखा है हमने, इसका हवाला हमने यहाँ दिया है, इसको हम यहाँ लिखेंगे कि ये कौन कौन से रेफरेंसेस हैं, उनके पेपर का नाम, ऑथर्स का नाम, उस जर्नल का नाम, ये चीज़ रेफरेंसेस का। और इसका भी अपना एक तरीका होता है लिखने का, ठीक है। इसको लिखने का तरीका भी सिखाना पड़ेगा आपको कि कैसे लिखते हैं, ठीक। तो ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। इसके बाद अगर चाहें तो ये ऑप्शनल होता है कि आप अपनी अच्छा थीसिस बनाने के लिए आप आखिर में अपेंडिक्स लगा दीजिए। अपेंडिक्स के अंदर क्या चीज़ें लगा सकते हैं आप, मुख्तलिफ मीडिया की कॉम्पोजिशंस लगा सकते हैं। आपने जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए अपने पूरी लैब के दौरान, आप उन इक्विपमेंट्स के नाम लिख सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ के केमिकल्स और मीडिया जो आपने जितने भी यूज़ किए उनको लिख सकते हैं। उनकी कॉम्पोजिशंस बहुत सारों की आप लिख सकते हैं कि जो आपने सबसे ज़्यादा मीडिया इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जांपल नेट्रोडेगल यूज़ किया है, EMB यूज़ किया है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या थी। ये इसलिए होता है कि अगर कोई भी चाहे उसके हाथ में आपका थीसिस है तो वो इसी से पूरा का पूरा अपना काम दोबारा करके आपके रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये रिसर्च होती है। ऐसी रिसर्च नहीं होती कि जो काम आपने कर लिया वो कोई दूसरा ना कर सके। दूसरा नहीं कर सके तो इसका मतलब ये है कि आप सही तरह बता नहीं रहे उसको, वरना जब आपने कर लिया तो दूसरा भी उसको कर सकता है। आपने उसको गाइड करना है ताकि वो उसको रिप्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए ये थीसिस जो है ये उस सूरत में मुकम्मल होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं ना थीसिस, तो उस ज़्यादातर जो लोग करते हैं, मैंने भी ऐसे ही किया हमेशा, सबसे पहले लिखा है मटीरियल्स एंड मैथड्स। मटीरियल्स एंड मैथड का जो पोर्शन है ना, जो किसने दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 2 जो पार्ट होता है थीसिस का, पहला पार्ट इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर ही एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है। उसके बाद आता है मटीरियल्स एंड मैथड्स। आम तौर पर हम लोग सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं मटीरियल्स एंड मैथड्स। ये क्यों लिखना शुरू करते हैं? ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम जो काम कर रहे होते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है ना कि इसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट हमारे रन हो रहे हैं, तो हम उसको वहाँ पे लिखते चले जाते हैं। लेकिन अभी चूँकि आपका जो भी काम है अभी आप सेट कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा आपको इसके अंदर मेरा ख्याल है और 15-20 दिन लगेंगे, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आप मटीरियल्स एंड मैथड्स पहले लिखें। वरना अगर आपका काम थोड़ा और आगे बढ़ चुका होता तो मैं आपसे कहती कि सबसे पहले आप मटीरियल्स एंड मैथड्स से स्टार्ट करें। तो आपको मैं कहूँगी अभी ना लिखें कुछ दिन, जब तक कि आपका सारे कल्चर्स वर्चर्स सब सेट ना हो जाए, किसके अगेंस्ट एक्टिविटी आ रही है वो ना हो जाए, जब तक आप इसको शुरू नहीं करें। ये आप बात में लिखिएगा मटीरियल्स एंड मैथड। लेकिन वैसे जो आप लोग अपनी डायरी में नोट करते जाते हैं ना कि पहला स्टेप ये लिया, सेकंड स्टेप ये लिया, उसको आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू करें। और ख़्याल ये रखना है कि जब अपना थीसिस लिखने बैठ रहे हैं, सबसे पहले आपके पास कम से कम 7-8 पेपर आपके हाथ में हार्ड कॉपीज़ की सूरत में होने चाहिए। यानी कि आपके काम से रेलिवेंट आप नए पेपर्स निकालें। कोशिश करें कि लेटेस्ट पेपर्स हों 3-4 साल के अंदर के, 2018 से लेकर 2021 तक के लगा लीजिए, या 2017 से 2021 के लगा लीजिए। लेकिन कुछ पेपर्स ऐसे होंगे जो आपको पुराने मिलेंगे लेकिन वो काम के होंगे, आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश करेंगे नए रेफरेंसेस यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, इनको पेपर्स को सामने रखते हुए आप सबसे पहले जो काम शुरू करें ना, वो आप इंट्रोडक्शन लिखना शुरू। फॉर एग्जांपल आपका काम क्या है बेटा? जुशांदा। सबसे पहले जुशांदे के ऊपर काम करें, ठीक। इनको चाहिए सबसे पहले ये जुशांदे के बारे में एक पैराग्राफ लिखना शुरू करें, एक वो बनाना शुरू करें कि जुशांदे की हिस्ट्री क्या है, जुशांदा होता क्या है, चले जुशांदे को इंग्लिश में कहते क्या है,
अगर वो इंग्लिश में उसका नाम मिल जाएगा तो टाइटल में तो हम इंग्लिश में ही नाम डालेंगे ना, तो इंग्लिश में डालने के बाद हम उसके बारे में लिखेंगे कि जोशांदा जो है वो पॉपुलरली नोन एज, इसका जो भी इंग्लिश होगी उसको लिखेंगे कि इट इज़ पॉपुलरली नोन एज जोशांदा, ठीक है। और इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, ये कब से यूज़ हो रहा है, किस कौम ने इसको सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था। यकीनन जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किसने यूज़ करना सबसे पहले शुरू की। तो सबसे पहला फ़र्ज़ कीजिए आपने पहला जो आपका पैराग्राफ बन गया, इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ जो बन गया वो इसकी हिस्ट्री के बारे में हो गया कि जोशांदा जो है वो किसने सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर आप मज़ीद उसी की कंटिन्यूएशन में चलिए, एक पैराग्राफ के बाद जब दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं ना तो कोशिश ये करते हैं कि जो पैराग्राफ जिस चीज़ पर एंड हो रहा हो वो उसी को लिंक करते हुए नया पैराग्राफ स्टार्ट है, ठीक है ना। तो आप नया पैराग्राफ जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपने पहले पैराग्राफ का एंड किया कि ये मेडिसिनल पर्पज़ में यूज़ होता है, ठीक है। अब आप उसी से रेलिवेंट नया पैराग्राफ स्टार्ट जो करेंगे वो इस तरह लिखेंगे कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसकी जो एफिकेसी है वो दुनिया भर में रिपोर्टेड है, फ़लाँ जगह पे इसको फॉर एग्ज़ाम्पल सोर थ्रोट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव पाया गया है, फ़लाँ जगह इसको यूज़ किया गया है, ये इस बीमारी के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा पाया गया। इस तरह के आपको रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। अच्छा, जो चीज़ लिखी है, जिस पेपर से जो स्टेटमेंट लिखी है, उस स्टेटमेंट को अपने अल्फाज में एज इट इज़ पेपर से उठा के कोई स्टेटमेंट मत डालिएगा। जब इसका प्लेजरिज्म टेस्ट होता है सॉफ्टवेयर में डालते हैं, वो पूरा का पूरा हाईलाइट करके दे देता है कि ये आपने एज इट इज़ उतार के कहीं से लिखा है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप किसी से कोई स्टेटमेंट ले रहे हैं, किसी पेपर का ले रहे हैं, उस स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में बेहतर करके, और ये सिर्फ खेल है एक्टिव पैसिव वॉइस का, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ उसी जुमले को अपने कर अल्फाज देते में, हैं, ये किताब यहाँ रखी है या किताब जो है यहाँ रखी है, बस इस तरह करके इस जुमले को आपने चेंज करना होता है। इसके अंदर जब तक आप जितना पढ़ेंगे आपको पढ़ने से ही आएगा। आप 3-4 पेपर पढ़ेंगे, आपको पेपर पढ़ने से आएगा कि लिखा कैसे जाता है, क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये लिखना है। इसके बाद फिर जब आपने ये बता लिया, फिर आगे चल के आप हो सकता है इसकी कॉम्पोजिशन दुनिया भर में अलग अलग इस्तेमाल की जाती हो, तो आप ये बताएंगे इसके बारे में कि जोशांदा जो है वो ईरान में इस कॉम्पोजिशन का यूज़ किया जाता है, इंडिया में ज़्यादातर इस कॉम्पोजिशन के यूज़ किए जाते हैं, पाकिस्तान में इस कॉम्पोजिशन के यूज़ किए जाते हैं। अब ये कॉम्पोजिशन के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ जोशांदा इन प्रेजेंट सिनेरियो। फिर आपने बताया कि कोविड के बाद चूँकि ये बहुत थ्रोट इन्फेक्शन हो रहे थे, इसमें चूँकि अब तक थ्रोट इन्फेक्शन में इसका रोल बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, तो हमने मतलब लोगों ने जो इसको इस्तेमाल करे तो उन्होंने सोचा कि जब बाकी थ्रोट इन्फेक्शन में ये इफेक्टिव है तो ये कोविड में भी इफेक्टिव हो सकता है, तो इसको कोविड में यूज़ किया गया और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आए हैं। जबकि किसी के पास उस वक्त का टाइम नहीं था कि इसको कोई इन वीवो चेक करता, लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो हम जो है आपने भी उसके बाद लिखेंगे जो आपने स्टडी डिज़ाइन की है वो यही सोच के की है कि आप ये देख सकें कि ये आम जो रेस्पिरेटरी आइसोलेट्स हैं या पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट जो हमारी मार्केट में जो अवेलेबल जोशांदा के जो फॉर्मुलेशंस मौजूद हैं, इनमें से कौन सी है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम करें, ठीक है। तो इसके ज़रिए आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे जोशांदा के भी होंगे जो हो सकता है इतने अच्छे ना हों, तो आपको कम से कम इन रिज़ल्ट से ये चीज़ पता चलेगी, ठीक है। ये इनका हो जाएगा। इसके बाद आपका मोरिंगा वाला है, ये इसी तरह से अपनी कहानी स्टार्ट करेंगी। मोरिंगा की इंपॉर्टेंस है, मोरिंगा का इफेक्ट किसके ऊपर है? कैंडिडा। ये ऐसे भी शुरू कर सकती हैं कि कैंडिडा की कहानी शुरू करें, मतलब ये मुख्तलिफ तरीके हैं स्टार्ट करने के। कैंडिडा के बारे में बताते हुए कि कैंडिडा जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट टू क्योर है, ये है, उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ नेचुरल प्रोडक्ट ढूंढी जा रही हैं जो उसके ख़िलाफ़ अच्छे असर करें। तो इसमें एक मोरिंगा, मुख्तलिफ प्लांट्स के नाम लिखेंगे, उनमें एक मोरिंगा का नाम भी लिख देंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में मोरिंगा से कहानी स्टार्ट कर दी जाएगी कि मोरिंगा जो है वो इस तरह से दुनिया भर में आजकल उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है और उसकी एक्टिविटी जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के अगेंस्ट पाई गई है। इसी तरह आप उसका ऑब्जेक्टिव देंगे कि ये सारा बैकग्राउंड देखते हुए आपने सोचा कि आप कैंडिडा के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी को मोरिंगा की चेक करें, तो आपने ये स्टडी डिज़ाइन की है, ठीक है। तो इस तरह से ये शुरू का जो समझिए कि 2-4 पैराग्राफ्स हैं, आप सिर्फ अभी वही बना लेंगे ना तो समझिए आपकी इब्तिदा हो जाएगी, ठीक है। इसमें से 2-4 पेजेस की आप वो ले लीजिए, पिक्चर ले लीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें कहाँ पे आप जब स्टेटमेंट किसी का देते हैं तो किस तरह से उसका रेफरेंस डाल देते हैं, ठीक है, और किस तरह से बस ये लाइनें मिलाते चले जाते हैं और ये आपकी पूरी कहानी जो है जब आप लिखना शुरू करते हैं
बनती चली आती है। आपका काम क्या है? सैनिटाइज़र है। ये अपनी कहानी सैनिटाइज़र से स्टार्ट कर सकती हैं कि सबसे पहले हिस्ट्री क्या है, सैनिटाइज़र की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, किसने सबसे पहले सैनिटाइज़ करने का सोचा था। उसके बाद उस बात को बढ़ाते बढ़ाते कि उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस जो असल में आके बढ़ी है वो 2019 से स्टार्ट की है कि 2019 में से पहले भी लोग यूज़ करते थे हॉस्पिटल्स में उसमें, लेकिन 2019 में आके असल कहानी जो है इसकी शुरू हुई है और उसके बाद मार्केट में बहुत सारे सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं। आप पेपर जैसे निकालें जिसमें ये पता चले कि मुख्तलिफ सैनिटाइज़र्स की कॉम्पोजिशंस क्या क्या है और उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, किस किस ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ इफेक्टिव है। ठीक है, फिर आप अपना बताएंगे कि हमने अपने यहाँ लोकली जो मार्केट में अवेलेबल सैनिटाइज़र्स थे उनको टेस्ट करके देखा है और उससे ये पता चला है। जब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो असल चीज़ उसमें ये बताएंगी कि अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आमतौर पे हमारी स्किन पे इन्फेक्शन करते हैं और हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और वो उन्हीं को किल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि वो सैनिटाइज़र इफ़ेक्टिव नहीं है। जब वो एक आम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहे तो वो वायरस को, कोविड के वायरस को कैसे करेंगे? उसका तो ऊपर तो बहुत डबल कोट है, वो उसको कैसे ख़त्म करेंगे? तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं, हम डायरेक्ट कोविड के वायरस को इसमें नहीं ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम एक पैरामीटर बना रहे हैं कि जब एक आम बैक्टीरिया जो कि हमारे स्किन के ऊपर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ग्राम पॉजिटिव है और उसके ऊपर कोई लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर भी नहीं है, उसको जब किल नहीं कर रहा कोई तो वो आगे जाके क्या? ठीक है, इसी तरह बेटा आपका नाम क्या है? माइलेज एंजाइम पर है। तो आप एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस सबसे पहले बताएंगे कि एंजाइम्स जो है वो किस किस पर्पज़ में यूज़ किए जा सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, मुख्तलिफ एंजाइम्स किस किस पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं। फिर इसी तरह आप एमाइलेज पर आ जाएंगे, एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे कमर्शियली यूज़ किया गया है, अगर हम उसको अपने लोकल उस पर बनाएँ तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएँ। इसके लिए बस ये है कि अगर आप 2 पेपर भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका एक दिमाग जो है ना वो खुल जाएगा। ये सिर्फ ज़बानी बातों से नहीं खुलता। इसी तरह इरफानुल्लाह आप अपने पपाया के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे कि उसकी एफिकेसी बहुत अरसे से है, लेकिन उसको पहले कभी सिर्फ और सिर्फ टेंडराइजेशन के लिए यूज़ करते थे मीट की, उसके बाद उसको किसी मेडिसिनल प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ करने के लिए भी देखा जाने लग गया। अब फर्दर जो है इसकी और अगर जो पेपर्स में आपको पता चलेगा कि और किस किस चीज़ में इसको यूज़ किया जा सकता है। कॉस्मेटिक्स में मैंने देखा है, कॉस्मेटिक्स में बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, उसके अंदर का पूरा एक आपके पास एक बना सकते हैं आप इस पर। इसी तरह करके आप अपना इंट्रोडक्शन पूरा कर सकते हैं। आपका बेटा एंटीबैक्टीरियल और मोरिंगा की है ना, ठीक है। इनका भी इसी तरह से ये स्टार्ट कर सकते हैं कि मोरिंगा की या तो इम्पोर्टेंस पूरी बताना शुरू कर दें और उसी के अंदर उसकी बताएं कि ये मोरिंगा को अब तक जो जो रेफरेंसेस के हवाले से किन किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट उसकी एक्टिविटी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये मोरिंगा से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का बनना एक जैसा हो जाएगा। आप डायरेक्ट कैंडिडा से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मोरिंगा की इंपॉर्टेंस है कि मोरिंगा जो है वो बहुत सारे हर्बल प्लांट्स में से इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इमर्जिंग प्लांट है जिसके ऊपर जो काम हो रहा है, तो इस तरह से आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा। पेपर आप दोनों मिलके सर्च कर सकते हैं क्योंकि आपका मिलता जुलता काम है, तो आप जो सिलेक्ट करें आप इनको दे दें ताकि वो इस्तेमाल कर लें, जो प्रिंट आउट करें उसको आप इसमें इस तरह से शेयर कर लें ताकि थोड़े से खर्चे एक दूसरे के ऊपर कम आए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आपका बेटा किस चीज़ का है? सोप एंड सैनिटाइज़र की कंपैरिजन है। आप भी इसी तरह सबसे पहले डिसइंफेक्शन के बारे में बता सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि जो इसको कंट्रोल करने के लिए हाँ, ये पूरी हिस्ट्री की तरह से आप इसको बता सकते हैं। जो ये आप जितना पढ़ेंगे ना आपको उसमें से बहुत अच्छा लिखा हुआ मिलेगा, बस उस लिखे हुए को आपने दोबारा कैसे लिखना है, सब मिला के कैसे लिखना है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसको अगर लिखने का तरीका एक दफ़ा आ जाएगा ना आपको दिखेगा, आपको खुद मज़ा आने लगेगा लिखने में मज़ा आने लगेगा कि 4 पेपर्स रखे हुए उनमें से आपने चारों में से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने हैं। अगर सबसे पहले आपने दिमाग में सोचा कि मुझे हिस्ट्री के बारे में निकालना है तो चारों पेपर्स में से आप देखेंगे, अब शुरू की लाइनें पढ़ के इसमें हिस्ट्री की क्या लिखी हुई है, इसमें हो सकता है कुछ भी ना लिखा हुआ हिस्ट्री के बारे में, एक पेपर के अंदर बहुत डिटेल में लिखा हुआ होगा, आप उन्हें 5 लाइनें उसमें से निकालनी, 4 लाइनें इसमें से निकालनी। उन दोनों को सामने रखते हुए आपने अपना एक पैराग्राफ तैयार किया जो जिसके अंदर दोनों का थीम आ जाएगा लेकिन उनके एग्जैक्ट लाइंस नहीं आएंगे, एग्जैक्ट उनके जुमले नहीं आएंगे। ठीक है, उनके अगर वर्ड्स भी आएंगे ना तो आगे पीछे घूम चुके होंगे।
ताकि वो जो सॉफ्टवेयर डाले, सॉफ्टवेयर ये बात नहीं पकड़े कि इन्होंने बस उठाया है, कॉपी किया है और पेस्ट किया है। क्योंकि इससे पहले यही होता था, जब तक कि सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं थे ना, तो लोगों के लिए थीसिस लिखना बहुत आसान हो गया था। वो उठाते थे लोगों के पेपर्स या थीसिस, उसमें से कॉपी करते थे, इधर जमा किया, इधर जमा किया, और पता चलता है रातों रात पेपर तैयार हो गया। और अब ढूंढते रहो कहाँ से लिखा है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन जब से कि सॉफ्टवेयर जारी हुआ, पूरा का पूरी डिटेल आ जाती है कि आपने कहाँ से उठा के ये लाइनें लिखी हैं। इवन 2 लाइनें भी अगर आप लिखेंगे तो 2 लाइनों का रेफरेंसेस भी तो देते हैं ना, देते हैं, लेकिन फिर भी लाइन वो पूरी नहीं लिखनी चाहिए। और इसका एक सिमिलैरिटी इंडेक्स वो होता है। जब हम आखिर में पूरा थीसिस जब कंप्लीट कर लेते हैं ना, अभी आप BS वालों के लिए तो उसकी शर्ट नहीं होती, लेकिन हमें शुरू से एक चीज़ की आदत बनानी चाहिए। जब आप MPhil का थीसिस भेजते हैं या PhD का थीसिस भेजते हैं, या फिर आपने किसी जर्नल में छपवाने के लिए भेजना होता है कोई अपना पेपर, तो वो उसको सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं और एक लिमिट देते हैं, यानी 19% की लिमिट होती है कि उसके ऊपर अगर जाएगा ना तो वो आपका प्लेजरिज्म में आ जाएगा, वो आपकी एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं है। तो कोशिश ये करनी होती है कि उसके अंदर, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम ना भी चाहें तो वो आएंगे। फॉर एग्जांपल इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर। अब इसको कितना बढ़ देंगे आप, बदल के भी इसी पे आ जाएगा, तो ये जुमला ज़रूर पकड़ में आएगा। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे जुमले जो हमारे साइंटिफिक जुमले हैं, जो कहीं पर भी घूम करके आते हैं कि ये इसके अंदर आ रहे हैं। तो इतनी छूट इसलिए इन्होंने दी हुई है कि कुछ की तो छूट है, 19% तक की छूट है। लेकिन अगर कोई उठा के पूरे पैराग्राफ किसी के कर दे, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और बच्चे को एंटी कैंडिडेंट पोटेंशियल के बजाय बेसिलस के बजाय किसी और चीज़ पे करवा रही हूँ, तो उससे पहले का जो था कैंडिडा के हवाले से जो कुछ लिखा हुआ है, तो वो तो उसके थीसिस में भी चल सकता है ना। वो पूरा का पूरा इसमें से उठाए और पेस्ट करते हैं कि चलो मेरा काम आसान हो गया, मुझे सिर्फ आखिर में ना स्यूडोमोनास के बारे में लिखना है कि स्यूडोमोनास का क्या होता था, सारा जो है वो तो मुझे यहाँ से मिल गया। तो यहाँ तो बच जाएगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं छोड़ेगा उसमें, वो उसको पकड़ लेगा। तो इस चीज़ की शुरू से आदत बनाएं कि कहीं भी ना कॉपी एंड पेस्ट वाली चीज़ अपनी लाइनों में लिखिए। अपना थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का इंग्लिश का एक चैप्टर कहीं से खोल के ना उसको ज़रा सा रिवाइज कर लें, ताकि आपको ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है ना ज़रा सा दोबारा याद दहानी हो जाएगी ना, फिर आपको जुमले आसानी के साथ कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगी। मैंने तो यही देखा, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, मुझे कोई अच्छी इंग्लिश बता नहीं हूँ, लेकिन मैंने यही देखा कि जिनको एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा भी तजुर्बा हो जाए ना, वो आराम से पेपर्स अपने किसी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, आपका क्या काम है बेटा? मेरा प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीएज। और आपका? मेरा बैक्टीरियोसिस किस में से कर रहे हैं? मैंग्रोव्स वाले जो आपने कुछ किए? हाँ, तो आप सॉइल में से, तो आप भी स्टार्ट बैक्टीरियोसिस से भी कर सकते हैं। बैक्टीरियोसिस से भी अपनी जो कहानी कहते हैं ना स्टार्ट करना जो होती है, वो बैक्टीरियोसिस की कहानी से भी स्टार्ट की जा सकती है। आप सॉइल से भी कर सकते हैं, मैंग्रोव से भी कर सकते हैं कि मैंग्रोव जो है वो एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स का, जो कि बड़ी पोटेंशियल रखते हैं मुख्तलिफ़ मेडिसिनल हिसाब से भी और चीज़ों के हिसाब से भी। आप उसमें से भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। या आप पेपर्स देखिए कि किस में से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है स्टार्ट होना इसका, बैक्टीरियोसिस का, तो इसको भी आप अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। या आपने खुद डिसाइड करना होगा कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे भी करना हो। वो तो आगे तक जब आप लिखते रहेंगे तो आपको शुरू करना कहीं से भी आ जाएगा, पहले शुरू तो करें। उसको कहते हैं ना, वो संवारना वारना तो बाद तक होता रहेगा, पहले स्टार्ट करें। ठीक है, आपको किससे आइसोलेट करना है? सॉइल से आइसोलेट करना है। और ख़ास कौन से ऑर्गेनिज्म? प्रोटीएजेस के लिए बैसिलस से ही करना है आपको। तो आप पहले प्रोटीएजेस के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटीएजेस तो बहुत सारे हैं ना, तो आप लिख सकते हैं उसकी सोर्स ऑफ आइसोलेशंस के बारे में लिख सकते हैं कि मुख्तलिफ कहाँ से वो आइसोलेट हुए हैं अब तक, उनकी क्या कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। आप फिर उसके बाद अपने बैसिलस, क्योंकि बैसिलस तो बहुत कहना चाहिए बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, तो उसका फिर रेफरेंसेस देंगे तो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे उसमें। आपका थीसिस अच्छा ये होता है कि आपने जितने ज़्यादा अच्छे लेटेस्ट रेफरेंसेस अपने काम से को रिलेट करते हुए दिए, तो ये आपका एक कामयाब चीज़ होती है कि आपने अपने काम को जस्टिफाई किया है। कि अगर नहीं भी आया है रिज़ल्ट, तो आपने ये बताया है कि मेरा रिज़ल्ट जो है वो मुझसे पहले आने वाले रिज़ल्ट से मुख्तलिफ आया। तो बाज़ लोग करते हैं ना कि नहीं हमारा तो गलत हो गया, और क्योंकि वो पहले वालों ने तो ये चीज़ रिपोर्ट की थी और हमारा रिज़ल्ट तो ये आ गया, इसका मतलब है कि हमने तो गलत काम कर दिया है। नहीं,
जो भी रिजल्ट आया उसको रिपोर्ट कीजिए और लिखिए कि ये जो आपका रिजल्ट है ये इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट विद द प्रीवियस फाइंडिंग्स, कि जो इससे पहले जो स्टडीज़ हुई थी उनमें रिज़ल्ट ये आते थे, आपका रिज़ल्ट ये आया। जो भी रिज़ल्ट आया उसको लिखें, उसको बताएं और उसकी सोचिए भी कि इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए उसका रीज़न ये है कि आपका मीडिया जो है वो सही वर्क नहीं कर रहा था, एक्सपायर हो गया था या कुछ हो गया था, इवन मैं तो समझती हूँ कि वो भी लिख देना चाहिए। बेशक पेपर में ना लिखें क्योंकि वो इंटरनेशनल पब्लिश्ड होते हैं, लेकिन जो आपकी रिपोर्ट जा रही है, आपकी थीसिस है, उसमें आप वो भी सच्चाई लिख दें कि आपका मीडिया हो सकता है एक्सपायर्ड था, आपके हैंडलिंग के अंदर कोई मसला हो गया था, कुछ और ऐसा इशू हो गया था, हो सकता है इसकी वजह से आपके रिजल्ट्स में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है ना आपको सच इसके अंदर जो भी चीज़ें SDA पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है। मैंने तो समझ रही थी कि मेरा पुराना चल रहा है। जी ऑटोक्लेव नहीं किया था मैंने। उसके कल्चर